ज़ुबैर भाई, अभी आपने जिक्र किया मदनी साहब के हवाले से, अब्दुर्रहमान मदनी साहब के हवाले से और अहमद जवेद साहब के हवाले से, उनके ताल्लुक़ के हवाले से कोई ख़ास बात जो आपके अभी जहन में हो? शौक जो है ना वो करते थे मुझे अपने साथ, आ जाओ तो मैं कुछ चीज़ें जो है अच्छा। ना, हाँ बताएं सिखाएं। जब उनसे मुलाकात होती थी अभी भी, तो कौन सा रिश्ता गालिब रहता था, यानी कि दामाद और ससुर वाला या उस्ताद शागिर्द वाला? वो साहब भी डांट देते थे, भरी मजलिस में डांट देते थे, मदनी साहब भी यही करते हैं। अच्छा। भरी मजलिस में डांट देते हैं, तो वो बच्चों की तरह लेके चलते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आप कहते हैं आप अपनी हैसियत में हो, ठीक है। ये वाल साहब का वैसे प्रोफेशन क्या था आपके? दो बातें मुझे याद रह गई। एक तो उन्होंने कहा कि सिला रहमी करनी है, दूसरी जो बात मुझे याद रही वो ये कि शब-ए-दारी करनी है। इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू की थी आप? जब वालिद साहब हमारे दुनिया से चले गए तो मुझे ये था कि उन्होंने चूँकि अगली दुनिया देख ली है, आलम बरज़ख को हमने नहीं देखा, अगर वो मेरे ख्वाब में आए ना तो मैं उनसे एक ही बात पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप वैसे डरते किससे थे? एक दफ़ा मैं ना वो कुछ जासूसी या सस्पेंस डाइजेस्ट पढ़ रहा था, तो अचानक बाहर से ना अम्मा की आवाज़ आई, तो मैंने जल्दी से वो रिसाला समेटा और उसको तकिए के नीचे घुसा दिया। लेकिन मैं इतना परेशान हो गया था उनको देख के कि मैंने फ़ौरन कहा मैं रिसाला नहीं पढ़ रहा था। अच्छा ज़ुबैर भाई, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं जिहादी तंजीमों के हवाले से, तो वो बड़ा मुनज़्ज़म दौर था। तब जैश मोहम्मद होती थी, देवबंदियों में लश्कर तैयबा होती थी, अहले हदीसों में, तो इसी तरह और भी मेरे ख्याल हिज़्बुल मुजाहिदीन होती थी। तो आपके एरिया में कोई इस तरह का जो है सेटअप नहीं था किसी का? थे, मुझे याद आता है इनके दफातर भी थे, उनमें अखबार वगैरह भी आते थे, लेकिन वो काफ़ी फासले पे थे हमसे, हमारी मस्जिद से ना। अच्छा। तो अब मुझे ये जहन में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया। सही है। उनके दफातर नहीं, मुझे ये भी नहीं याद कि वो दफातर कहाँ पे थे, बस ये मुझे पता था कि वो दफातर थे और वो लोग भी थे और वो काम भी कर रहे थे। शायद अल्लाह ने को बचाना था किसी वजह से। अच्छा। बचा लिया, अभी तो यही कहेंगे। तो मतलब बचाने से मुराद ये फटने से बचाना, ज़ाहिर बात है जिहाद तो ज़ाहिर बात है वो तो एक दीनी फरीज़ा है, तो ये मामला है। तो मुख्तसरन यही कह सकता हूँ कि मिजाज के बारे में जो लोगों का तबसरा है वो यही है कि खलवत है हाफिज़ साहब आपके मिजाज में, जो करीबी लोग हैं दोस्तों का, और ये है कि कुछ आपके ऊपर जो है वो उसी ये सूफियत का कोई मिजाज में थोड़ा सा असर नज़र आता है। तो ये घर वाले भी कभी कोई शिकवा करते हैं कि घर गपशप होती है बच्चों से? नहीं, वहाँ हंसी मजाक होता है कि नहीं? हाँ, वहाँ अब ऐसा मामला नहीं है कि उनको को कभी कोई शिकवा हो कि जी घर में बोलते वगैरह नहीं है, गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वो तो यही शिकवा करेंगे हाफिज़ साहब ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अब मेरे उसमें यह है कि अगर कोई कदम बढ़ाए ना या गुफ्तगू करे तो मैं उसके साथ शामिल हो जाता हूँ। अच्छा, शामिल हो जाता हूँ, लेकिन अभी भी ये है कि पहल नहीं करता। एक होता है ना कुछ लोग, हाँ जी, मतलब खुद आपको बातचीत में इन्वॉल्व कर लेते हैं या हाँ आगे बढ़ते हैं, ये अभी भी मेरे मिजाज में नहीं। बहरहाल हमारा तो अभी भी कमेंट वही है कि अभी भी आप मिजाज में अभी वो खामोशी। और अच्छा ज़ुबैर भाई, ये जो गोशा नशीनी से बाकायदा दीन की तरफ आप कैसे है? हाँ देखिए, बाकायदा जिसे हम दीन की तरफ कहें, अभी तक तो ये सारा जो है ना आप कहें रस्मी सा ताल्लुक़, जैसे हिफ्ज़ कर लिया, बहुत से बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं, या हमारे घर में भी नमाज रोज़े की हद तक कोई आलिम दीन नहीं थे बाकायदा, मतलब हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जैसे कहते हैं वैसे थे? वैसे तो थे, ठीक है। तो नमाज रोज़े की हद तक सारी माशाल्लाह। हमारे वालिद साहब की एक बात मुझे अभी तक याद है कि हमारे वालिद साहब ना उस ज़माने में भी तर्जमा कुरान पढ़ते थे, और मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा का तर्जमा उनके पास होता था, और फजर के बाद जब नमाज के बाद ना वो बड़ी लय से, मुझे याद है कोई आधा एक घंटा ना वो पढ़ते थे, और उसमें कौमों के किस्से वो अभी तक मेरे जहन में ऊंची आवाज़ में पढ़े, हाँ ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते थे। तो ये उनका एक रूटीन बनी हुई थी। वहाँ से हमारी वालदा की भी रूटीन जो है ना वो बाद में बनी। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो सुनती थी। जब घर में टेलीविज़न वगैरह आ गया, वाले साहब के होते तो खैर वो नहीं आया, लेकिन उनके बाद आ गया। वो कौन लेके आया? बड़ा भाई? हाँ भाई वगैरह, अब तो सबके पास है, अब मतलब क्या है, वो नेट वगैरह जो है सबके यहाँ है, आम है। तो वालदा जो है ना रोज़ाना वो सुबह 1 घंटा जो है वो कुरान मजीद की जो टेलीविज़न पे तिलावत लगती है और साथ तर्जमा आता है, तो उसको सुनती थी, और वो सुन के उनको बाज़-औक़ात चीज़ें हिफ्ज़ हो चुकी होती थी। तो ये था घर में, रस्मी हद तक तो था। लेकिन बाकायदा जो आप यूँ कह लें कि जो एक शिफ्ट आया है मेरी ज़िंदगी में, वो आया है बीए के बाद। ये आपको 99 की बात बता रहा हूँ। ये भी एक इत्तेफ़ाक और हादसा था, जैसे ये हिफ्ज़ वाला हादसा हुआ ये कि हमारे वहाँ तबलीगी जमात वाले आए, बैरून की जमात थी।
उसमें एक मुल्क है चार्ट, अफ्रीकन है, बहरहाल इतना वो मारूफ मुल्क नहीं है, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका भतीजा था, तो लोग इस वजह से कोई इकराम कर रहे थे। तो वो आए हमारे उधर ना मोहल्ले की मस्जिद में, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई से कहा, वो OGDC में थे उस वक़्त, कि भाई आप हमारे साथ चले ना जमात में। तो वो भी तबलीग के साथ उठते बैठते हैं, अब भी उठते बैठते हैं, उस वक़्त कम, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा उनका उठना बैठना हो गया। अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे भी तबलीग में लगे, माशाल्लाह, सर रोज़े वगैरह लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो, मेरे छोटे भाई ने ना अभी BA के पेपर दिए हैं, ये फारिग है, इसको तुम ले जाओ, तो इसका ख़र्चा मैं दे देता हूँ। तो वो फिर मुझे जो है ना वो चिल्ले पे ले गए, वो जो जमात वाले थे ना, 40 दिन का चिल्ला होता था। रायवेंड में हम आ गए, फिर यहाँ से आगे तश्कील हुई पत्तों में, फिर हम मंडी बाउद्दीन गए, वो जैसे जमातें चलती हैं। जब 40 दिन पूरे हो गए तो यहाँ से फिर जो है ना एक पीछे तबलीग का एक तो था मुकामी काम, तो मैंने पीछे मैट्रिक से कर रहा था, समझे 4-5 साल से उनके साथ लगा हुआ था, और उनका एक असर तो मैंने लिया हुआ था, और सारा लिटरेचर ये वो, अकेले गश्त करना, मकामी जमातों के साथ उठना बैठना। सिर्फ ये है कि पैसे नहीं होते थे, बल्कि आपको एक अजीब बात बताऊं, एक मरतबा मैंने जो है वो एकेडमी में 2nd ईयर में ट्यूशन पढ़ाई, 2nd ईयर में, ये मेरी पहली ट्यूशन थी एकेडमी में जाके, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं थे कि मैं रोज़ा लगाऊं, शौक़ बड़ा था। तो मैंने कहा जो मुझे पैसे मिलेंगे तो उससे मैं रोज़ा लगाऊंगा। फिर मुझे कुछ पैसे मिले और फिर मैंने रोज़ा लगाया, 3 दिन के लिए मैं गया। तो ये शौक़ तो एक तो था, तो वो मैं शौक़ से आ गया। मैंने कहा चलो भाई ने पैसे दे दिए मैं उसके ऊपर दबाव पड़ा, उसने कहा इसको ले जाओ। हाँ, आपका भी काम हो गया, अब मेरा काम भी हो गया। तो वो मैं फिर शौक़ से आया था। 40 दिन के बाद ना अब मेरा दिल ना करे कि मैं वापस जाऊँ। अच्छा, तो मतलब एक दीनी माहौल है, मुझे दीनी माहौल में रहना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करूँ, यहाँ तो रहूँगा तो पैसे लगेंगे, ज़ाहिर बात है, तबलीग वालों में तो आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर मैंने देखा, मैंने इनका डॉक्टर इसरार साहब का सुना हुआ था, क्योंकि इनकी तंजीम के लोग भी वहाँ पे थे, ठीक है, पिंडी घेब में। तो इनसे मैंने डॉक्टर इसरार साहब के, इनका मकामी दफ्तर भी था, उनके हल्के की जो केसेटें वगैरह थी, उस वक्त ऑडियो कैसेट चलती थी, टेप रिकॉर्डर हमारे घर में होता था, तो हम सुनते थे। डॉक्टर साहब के काफ़ी लेक्चर मैंने सुने थे। तो वो मेरे ऐसी था, मैंने कहा चलें यहाँ इनकी कुरान एकेडमी में जाते हैं डॉक्टर इसरार साहब की, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बात बड़ी करते थे कि भाई जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की ना वो 1 साल निकालें, 1 साल में हम उनको कुरान समझा देंगे और इतनी अरबी ग्रामर पढ़ा देंगे कि कुरान पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। मैंने कहा यार ये बड़ी बात है, 1 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1 साल लगा लूँ, दीन का इल्म प्रॉपर सीख लूँ। तो फिर मैं वहाँ रायवेंड से घर नहीं गया, ये 99 की बात है, मैं यहाँ कुरान एकेडमी लाहौर आ गया। तो यहाँ इत्तेफाक से उनके सितंबर की बात है, वो चिल्ला मैंने लगाया था अगस्त में, सितंबर में पहले हफ्ते में मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा जी हमारा कोर्स तो शुरू होने वाला है, आप इंटरव्यू दें। मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा ठीक है आपको रख लेंगे। तो अब वहाँ पे मदरसे वाला सिस्टम नहीं था, वहाँ पे भी पैसे लगने थे। इंटरव्यू तो मैंने दे दिया, अब मैं सोचूं कि यहाँ मैं, अब ज़ाहिर बात वो फ़ीस भी लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस माफ़ कर देंगे, हॉस्टल का तो आपको रेंट देना है, पे करना पड़ेगा, और आपको वहाँ मेस का भी पे करना पड़ता था। तो अब ये मुझे हुआ, तो मैंने फिर जो है ना वो घर में बात की, और ये मेरे ख़्याल में बड़े भाई की बड़ी, मैं उसको कहता हूँ बड़ी क़ुरबानी है उसकी, जो हमारा बड़ा भाई था सुहेल, उसकी असल में इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक़्त उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। उस वक़्त वो OGDC में था, अब तो खैर लाखों में कमा रहा है, अब तो अल्लाह ने उसको बहुत दिया है माशाल्लाह, बड़ी प्रॉपर्टी जायदाद है उसके पास। तो उस वक़्त ये था कि 6000 तनख्वाह थी सिर्फ, सही। उस 6000 में से वो 1000 जो है, ये 99 की बात है, वो 1000 उस वक़्त एक माना रखता था, 20% तकरीबन, हाँ आप कह लें, हाँ 17-18% तकरीबन बन, तो वो मुझे देता था। तो हालांकि ख़ुद भी शादीशुदा था, तो वो 1 साल तक उसने मुझे दिया, जो मैंने वहाँ कुरान एकेडमी में पढ़ा। तो इंशाल्लाह से जो मैंने पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि अब जो खैर फैल रहा है इसका अजर उसको भी इंशाल्लाह से जा रहा है। उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरे साल में वहाँ मैंने कुरान एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप यूँ कह लें कि पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत जो है वो अर्निंग होना शुरू हो गई। कुरान एकेडमी में आपने क्या पढ़ाना शुरू किया? अरबी ग्रामर। अच्छा, हाँ अरबी ग्रामर मैंने पढ़ाना शुरू की थी। तो उसके वो मुझे अब याद नहीं है, 2000 शायद मिल जाते थे, उससे मैं अपना मेस और हॉस्टल का जो है वो ख़र्च वगैरह पूरा कर लिया करता था। तो ये फिर आप
उधर से निकले, आप पहले हदीस हो चुके थे, फिर आपका दोबारा झुका हुआ आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तंजीम की तरफ हो गया। तो वो तो देवबंदियों की तंजीम थी ना? हाँ, देवबंद की तंजीम थी। डॉक्टर साहब असल में बेसिकली देखें ख़ुद बहुत खुले ज़हन के थे, रफ़ुल यदैन करते थे। सही, ठीक है, डॉक्टर साहब को मैंने ख़ुद देखा है, नमाज में रफ़ुल यदैन करते थे। फिर फातिहा खल्फुल इमाम के बारे में उनका मौक़िफ़ ये था कि जी आप जहरी नमाज़ों में ना पढ़ें, सीधी नमाज़ों में पढ़ लें। सही, यही मौक़िफ़ इमाम इब्न तैमिया का है, इमाम अहमद बिन हम्बल का है, या अल्लामा अलबानी या और अहले हदीस उलमा का भी है राहिमहुल्लाह। तो डॉक्टर साहब खुले ज़हन के थे, वो इस तरह से नहीं सोचते थे, बल्कि अपनी आखिर उम्र में ये फतवा भी देते थे कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं। अच्छा। ये तो मैंने उनसे सुना है, वो आखिरी मजलिस में उन्होंने बात कही है। बल्कि मेरे ख्याल में उन्होंने आपको कहा भी था कि कोई मेरे हवाले से आप किसी को बताना भी ये चीज़। हाँ, वो मैं बाद में उसका हाँ, तज़किरा करता हूँ। हाँ, उनका ज़िक्र खैर अलहदा से आता है, तो मैं उसमें ज़िक्र करता हूँ। सही है। तो डॉक्टर साहब से जब मैंने 1 साल कोर्स कर लिया तो फिर मुझे और शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ। सही है। ये सन 2000 की बात होगी, ठीक है, यानी 99 और 2000 1 साल इसमें लग गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा बच्चे हमारे पास तो नहीं है कोई ऐसी ऑप्शन, हम तो बस जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं उनको 1 साल का कोर्स करवा देते हैं और हम कहते हैं वापस जाओ अपने प्रोफेशन में जाके दरस कुरान को शुरू कर दो। सही, अपने हल्के में दीन का काम करो, हम एक तहरीक है, हम कोई मदरसा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि क्या फिर मदरसे में चला जाऊँ? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मदरसे नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा मदरसे जाओगे ना तो मेरी राय ये है कि मौलवियों में जमूद बहुत है, ये जो हमने तहरीक पैदा की है ना तुम्हारे अंदर कि ये करो वो करो, तो ये तहरीक जो है ना तहरीक ही पैदा कर सकती है। अच्छा, इसका मुझे तजर्बा था, जैसे तबलीग वालों ने मुझे लगा दिया ना अकेला बंदा, अब मैं सोचता हूँ यार गश्त कर रहा है मोहल्ले में जाके लोगों को कह रहा है आओ बयान सुनो ये वो। आज भी मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ, वो साइकिलों वाला पंचर लगा रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ वो भाई आना यार, वहाँ आके ना बयान होगा और ये और वो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि तहरीक तो पैदा करती है, एक बात है, आपको मोटिवेट कर देते हैं भाई आप करें, कुछ काम करें, चार्ज कर देते हैं। चार्ज कर देते हैं। तो डायरेक्शन भी उसके बाद देते हैं कि नहीं, बस चार्ज कर देते? बस देखिए हर एक की फिर अपनी डायरेक्शन है। तबलीग वाले तबलीग पे लगा देंगे, हाँ जी, ठीक है, तंजीम वाले आपको दरसो तदरीस पे लगा देंगे, जमात इस्लामी वाले आपको अपने काम पे लगा देंगे, जिहाद वाले हैं तो वो कहीं और लगा देंगे, कोई फाड़ने वाले हैं तो आपको फाड़ने पे लगा देंगे। इसलिए वो डिपेंड करता है कि आप किसके हत्थे चढ़े। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वो डायरेक्शंस फिर बहुत सारी हैं ना, बहुत वैरायटी हैं। कोई तालीम व ताल्लुम वाले हैं उसमें आपको लगा देंगे। तो फिर मैं डॉक्टर साहब ने कहा आप ऐसा करो इस्लामी यूनिवर्सिटी चले जाओ। लेकिन बात ये थी कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक तो अच्छा खासा पैसा चाहिए, वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए सारा कुछ इतना था नहीं, अभी माशी तौर पर हम इतने मजबूत नहीं थे। मैशत आपके अभी तक आपको पीछा कर रही थी सर? माशी तौर पर हम इतना मजबूत नहीं थे। 2 बड़े भाई थे, बड़ा भाई जो है वो ऑयल एंड गैस में OGDC में अगरचे था, लेकिन उस वक्त हम उसे कहते थे कि कच्चों में था, हाँ जी, यानी अभी वो पक्का नहीं था, या जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कह लेते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे था। तो जब उसकी जॉब वो हो गई, पक्की हो गई, तो फिर वो माशाल्लाह उसको कहते हैं जी जन्नत है OGDC। फिर उसके बाद जो छोटा भाई था वो बैंक में था, ठीक है, तो वो पहले नेशनल सेविंग सेंटर में रहा, फिर मीज़ान बैंक में इस्लामी बैंकारी में चला गया। खैर 12, तो तीसरे नंबर पे मैं था। तो बाहर तंगी तो थी उसमें, वालिद साहब भी नहीं रहे थे। वो भी मैंने आपको बताया 98 में चले गए थे। बिल्कुल। तो अब तंगी तो थी माशी एतबार से ना, उसमें ये मसाइल तो थे। तो फिर मैं यहाँ जामिया अशरफिया में एक 6 साल कोर्स शुरू हुआ था, तो उसका फर्स्ट बैच ही था। 6 साल? 6 साल, 3 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल का दरस निज़ामी निकाला था, क्योंकि उनके पास बेसिक नॉलेज होता था। बेसिक नॉलेज उसका कोई निसाब मौलाना अशरफी थानवी अलैहिर्रहमान ने निकाला था। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने कहा चलें 3 साल लगा लेते हैं। सही। जामिया अशरफिया का एक नाम भी था। अभी मुझे ज़्यादा नहीं पता था अहले हदीस मदरसे यहाँ इर्द गिर्द मेरे हैं कि नहीं, हालांकि मैं मॉडल टाउन में डॉक्टर साहब का ये अदारा था और साथ ही गार्डन टाउन रहमानिया था। हाँ जी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था, इतना सुना हुआ था नाम लेकिन कभी गया नहीं था। जामिया अशरफिया मारूफ इदारा था, बड़ा था, वहाँ चला गया। फिर वहाँ मैंने 6 साल कोर्स में 1 साल पढ़ा। लेकिन एक तो ये है कि वो पहला बैच था, उनके असातिज़ा भी जो है ना वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, बल्कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जैसे मतलब उनके कहने पे आ जाते थे क्लास में और बातें भी करते थे, क्या करोगे 3 साल में दरस निज़ामी होता है। हमारे जो 8 साल दरस निज़ामी वाले थे वो हमें ऐसे घूर घूर के देखते थे, और ब्रायलर तैयार हो रहे हैं ब्रायलर तैयार हो रहे हैं। उससे बड़ा मैं डिसहार्ट हुआ। मैंने कहा यार ये अच्छा है, हम यहाँ मेहनत करने के लिए आए हैं, इतनी कुर्बानी दे के सारा कुछ छोड़ के आए हैं। हालांकि BA मैंने किया डबल मैथ्स में, सही। तो मेरा इरादा था कि मैं MSc मैथमेटिक्स में करूँ,
क्योंकि पीछे मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन फिर मैं नहीं गया इस तरफ ना। तो मैं यही सोचता था, और भी इसी तरह के और लोग थे, बड़े डेडिकेशन के साथ आए हुए थे। तो मुझे याद है लोग अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के आए हुए थे। तो इस किस्म की बातें फिर डिसाइड करती हैं, इस किस्म के तबसरे जो है ना। और वो फिर बेदिली से पढ़ाते थे जो असाज़ा थे, कुछ रजामंद भी थे। लेकिन फिर 1 साल के बाद फिर मैंने कहा कि अब ये 1 साल तो मैंने यहाँ मुकम्मल कर लिया, पढ़ लिया अच्छा खासा, सरफनाव पढ़ ली, और चीज़ें कुछ पढ़ ली, मंतिक पढ़ ली, कुछ इब्तदाई उसूल फ़िक़्ह पढ़ ली। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब यहाँ से ना मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो वो इत्तेफाक से मुहद्दिस रिसाला आता था कुरान अकेडमी की लाइब्रेरी में, तो वो मैंने देखा। तो वहाँ इश्तिहार आई हुआ था जामिया रहमानिया में दाखिले का। मैं वहाँ चला गया। मुझे याद है उस दिन मुझे कोई 102 बुखार होगा, लेकिन मैं पैदल गया। हालांकि काफ़ी फासला बनता है। काफ़ी फासला बनता है। अच्छा, उस ज़माने में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता था, अजीब अजीब हादसे हो जाते थे इंसान के साथ। बाज़ औक़ात जो है ना जेब में पैसा नहीं होता था। वही आपको एक बात बता रहा हूँ, तहरीक जो है ना, तहरीक, अब तहरीक कैसे पैदा करती है। हमारे यहाँ लोग तहरीकों की मुखालफत करते हैं। मेरे ख़्याल में तहरीकों की मुखालफत जो है ना सोच समझ के करनी चाहिए। वो बाज़ औक़ात आपको इतना ज़्यादा जो है ना वो नेकी की तरफ ले जाती हैं कि उसको शायद हर बंदा अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वहाँ कुरान अकेडमी में भी, अभी मैं तो फारिग हुआ था, शायद अगला कोई बैच था, तो सेकंड बैच जो है ना जिसमें मैं कुछ पढ़ा भी रहा था और मुझे कुछ अर्निंग भी हो रही थी, लेकिन वो मैं मेस का ख़र्चा अदा कर देता था, हॉस्टल का। साथ में मसला होता था फ़ीसों का, मतलब मास्टर्स मैंने करना है, मास्टर्स भी अगर प्राइवेट भी करना है तो पैसे देने हैं, उतने पैसे भी नहीं हैं फ़ीस अदा करने के। बड़ी मुश्किल से कह कू के ना अम्मा से मंगवा लिए, तो बहनें भी कर देती थी, चलो भाई पढ़ रहा है, और माशाल्लाह बड़ा करती थी इस तरह का ना। और ख़ुद भी वो उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, अब तो माशाल्लाह सब बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन उस तंगी में उन्होंने बड़ा किया, तो वो अम्मा ने भिजवा दिए कुछ पैसे, और मुझे पता था कि ये अम्मा ने बड़े तंग होकर भिजवाए। वो क्लास की, ग्रेजुएशन क्लास की हो गई, बच्चे घरों को चले गए। एक लड़का वहाँ, मैंने उसको शाम को देखा मेस में खाना खा रहे हैं। मैं बैठ गया, मैंने कहा क्या वजह, आप घर नहीं गए? तो कहता है एक बात है, आपसे कर रहा हूँ, किसी से करनी नहीं है। मैंने कहा क्या? तो कहने लगा घर जाने के पैसे नहीं हैं। अच्छा, ये पीछे से फैमिली बहुत अच्छी फैमिली से था, मम्मी डैडी फैमिली से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन घर वालों ने बाइकाट किया हुआ था। अच्छा, वहाँ जो नौजवान आते थे, एक नौजवान को मैंने देखा, क्या उसकी दुकान थी, दुकान बेच के आ गया पढ़ने के लिए। दीन की मोहब्बत। दीन की मोहब्बत। कोई वहाँ बाहर कनाडा में पीएचडी कर रहा था, स्कॉलरशिप पे कर रहा था, वो पीएचडी छोड़ के आ गया। लोग ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे के आते थे, और अच्छी फैमिली से, ये नहीं कोई रही गई, लेकिन सोशल बाइकाट हो गया या इस किस्म के मामला। अच्छा, मैंने सोचा यार अब बात यह है कि इसे मैंने पैसे पकड़ाए ना, तो ये तो अब ज़ाहिर बात है कि महसूस करेगा। और पैसे भी मेरे पास वो थे क्या जो मैंने अभी एडमिशन भेजना था, मुझे याद वालदा से मंगवाए थे। हाँ, MA अरबी के ना फर्स्ट ईयर का एडमिशन मुझे भेजना था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये मैं अब बता रहा हूँ कि तहरीक जो है ना, आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे कैसे आपको मोटिवेट करती है कुर्बानियाँ देने के लिए। कुर्बानियाँ देने के लिए। और लोग वहाँ, मैं तो ये बहुत छोटी सी कुर्बानी अपनी बयान कर रहा हूँ, अपना वाक़या, वहाँ लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के बैठे। नहीं, आपके लिए तो यही बड़ी कुर्बानी थी ना। यही बड़ी। तो वो मैंने जो है वो ख़त में जो है वो पैसे रखे 500, और मैंने उसके कमरे के ना नीचे ऐसे डाल दिए ख़त ऐसे। टोटल कितने पैसे आए आपके पास वालदा से? मेरे पास 1000 रुपये आया था। तो आपने 50% जो है ना वो, हाँ, तो आपके लिए और तो 1000 ही तकरीबन दाखिला था उसका। अच्छा, 1000 ही दाखिला था। वो 500 जो है ना मैंने डाल दिए उसके ना, तो वो उसको मिल तो गए। वो आए मेरे पास, मुझे कहे हाफिज़ साहब ये 500 को मेरे कमरे में डाल गया है, और इस बात का तज़किरा मैंने आपके अलावा किसी से नहीं किया। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मुझसे आपने जिक्र किया था, बट ठीक है। नहीं हाफिज़ साहब आप बताएं, आपको पता होगा। मैंने कहा यार अल्लाह बेहतर जानता है। वो इस किस्म की मैंने बातें की। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये था कि यार मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, अब पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये भी बड़ा मुश्किल लगे कि अब मैं अम्मा को फिर दोबारा कहूँ, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर खैर बहरहाल
एक हमारे तंजीम के साथी थे, मुझे याद है, तो वहाँ कोई तरबियत गाह थी उधर हमारे उधर पिंडी घेब में, तो वो हमारे क्लास में थे, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ पिंडी घेब ना, वहाँ तरबियत गाह है, तो आपके घर से कोई चीज़ मंगवानी है तो आप मुझे बताएं। तो मैंने उन्हें कहा, फिर खैर वालिदा ने भेज दिया। तो ये कहने का मकसद ये है कि तहरीक जो है ना, तहरीकें उनके हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये कि वो अब लोग मुझे कहते हैं ना हाफिज़ साहब ये वो मसला, मैं कहता हूँ यार देखो बात ये है, मुझे ये पता है कि तबलीगी जमात मुझे दीन की तरफ लेके आई, आप मेरे पास नहीं आए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मुझे तंजीम इस्लामी वाले दीन की तरफ लेके आए, तो जो लोग मुझे दीन की तरफ लेके आए, मैं अब उनके खिलाफ या तो उनकी मोहब्बत कैसे दिल से निकले? तो आप मतलब आप मेरे पास नहीं पहुँचे, वो मेरे पास पहुँचे हुए थे, तो मैं इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ, कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? और उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहनत की है और फ़ी सबीलिल्लाह मुझसे को पैसे वैसे नहीं लिए। अच्छा, बड़े फिर तजुर्बात बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, हर बंदा जो है ना उसके अंदर खैर का पहलू भी है, हर जमात और मसलक जो है उसमें कुछ पहलू इस्लाह तलब भी होते हैं। हम ये नहीं कहते आप जमातों पे तनकीद ना करें, तबलीगी जमात में बहुत से पहलू हैं, इस्लाह के पहलू हैं, बल्कि मैं वहाँ जब चिल्ले में चल रहा था तो मुझे याद है मैं डॉक्टर इसरार साहब को भी सुनता था, तो मैं कहता था यार आप लोग निज़ाम की बात क्यों नहीं करते, डॉक्टर इसरार साहब करते हैं। मैं वहाँ जहाँ बैठता था तो वो कहते थे, उनमें से कुछ उनके उलमा मानते थे, कहते थे यार हमारा असल में तरीक़ेकार ही है। तो इस तरह से ना वो बंदा बातें फिर करता भी है, कुछ उनमें से मान लेते हैं, कुछ नहीं भी मानते, हर किस्म के लोग हर जमात में होते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलोअर भी होते हैं। बात ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, हर जमात के अंदर जो मुस्बत पहलू उनको आप अप्रिशिएट करें, जो उनके ऐसे पहलू इस्लाह तलब हैं उस पर आप तनकीद करें, उनकी इस्लाह करें, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन तनकीद जो खराबी उस पर होनी चाहिए, पूरी जमात पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, पूरी जमात में, हाँ, जैसे कहा जाता है कि जी तबलीगी जमात वालों का जो फ़ज़ाइल अमाल का निसाब है उसमें ज़ईफ़ रवायतें, ठीक है, उनको भी चाहिए कि भाई इसको कंसिडर करें, ज़ईफ़ रवायतें, मौजू रवायतें निकाल दें, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि आप फ़ज़ाइल सुना के लोगों को नेकी की तरफ लेके आएँ। उनमें मुबालगा भी बहुत है और कई चीज़ें बहुत, उसमें से वो वाक़यात जो बुज़ुर्गों के ऐसे हैं उनको आप निकाल के कोई निसाब बना दें रियाज़ुस सालिहीन की तरह का, उसको आप चला दें, ठीक, अच्छी बात है, एग्री करते हैं हम लोग इस हद तक। लेकिन उनकी कुल बात का इनकार कर देना, अब वो जो मेहनत करते हैं लोगों को मस्जिद में लाने के लिए, बिल्कुल नमाज में लाने के लिए मेहनत करते हैं। अब मुझे ये भी याद आ रहा है, बल्कि हम यहाँ जब थे, क्या नाम है अपना, कुरान एकेडमी में जब हम 1 साल कोर्स कर रहे थे, तो एक दिन जो है ना, अब तहरीक है ना, हमने कहा यार बात ये है कि तौहीद की दावत यहाँ मस्जिद में देना नहीं, ताता दरबार पे जाके देनी चाहिए। असल तो वही है। बिल्कुल। तो हम चले गए क्लास के 8-10 और वहाँ हमने जाके ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद ना हमारे एक दोस्त खड़े हो गए और वही सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के बगैर किसी कुछ नहीं होता, मजमा लग गया, लोगों ने बातें सुनना शुरू कर दी। जब उसने ये बात कही ना, दाता साहब से कुछ नहीं होता, हम लोग खड़े हो गए, वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। और अंदर थे या बाहर थे आप लोग? मस्जिद के अंदर। अच्छा, मस्जिद के अंदर, वो दरबार के आगे जो मस्जिद बनी है, वो बड़ी मस्जिद, उसके अंदर। उस वक्त तो इतना सिक्योरिटी के वो ये मसाइल भी नहीं थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 99 की या 2000 की। तो वहाँ फिर लोग आए और मजमा खड़ा हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से बीच बचाव हुआ, पुलिस भी आ गई। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ये एक तहरीक की मोटिवेशन थी ना। फिर मुझे ये भी याद है, मैं कुरान एकेडमी से निकला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी, ये 16 सीटर गाड़ी, और वहाँ से ये यहाँ ये जो अड्डा है ना, ये जो मीनार पाकिस्तान के साथ लारी अड्डा, यहाँ आके ड्राइवरों को तबलीग करना। अच्छा, हाँ, मैं अकेला आता था और यहाँ के तौहीद की दावत देनी, ड्राइवरों को तबलीग करना, नमाज की और तौहीद की और ये दावत देना। ये सब किसने मोटिवेशन दी? तहरीकों ने दी ना। तो ये कहने का मकसद ये नहीं है, ये तहरीकों का बहुत मुस्बत पहलू है। बिल्कुल। तो आप अहले हदीस थे ना तब? हाँ, आप तो गांव से। अच्छा, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, नहीं। तो ये ज़ुबैर भाई आप बात कर रहे थे 102 बुखार था, फिर पैदल आप चले गए उधर की तरफ। हाँ वहाँ मैं मदरसे में पैदल चला गया, तो फिर वहाँ जाके जो है ना मौलाना शफीक मदनी साहब थे, तो वो वहाँ पे उस वक्त प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपका इम्तिहान लेंगे। मैंने कहा देखें, 1 साल मैंने डॉक्टर इसरार साहब के यहाँ पढ़ा है, 1 साल जामिया अशरफिया में लगाया है, आप मुझे तीसरे साल में बिठा लें। सही है। तो उन्होंने कहा हम आपसे इबारत पढ़वाएंगे। तो उन्होंने इबारत पढ़वाई, मैंने पढ़ ली। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तीसरे साल में बैठ जाएँ। तो फिर तब इनका कितने साल का था कोर्स? इनका 8 साल का ही था। अच्छा, तब भी 8 साल। 8 साल का ही था इनका कोर्स। तो मैंने फिर जो है ना वहाँ पे कोई तकरीबन 4 साल लगाए।
मैंने वहाँ पे फिर सिलेक्टिव स्टडी की और उसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया। बाकी मैंने उसका आलमिया का इम्तिहान दे दिया था, बल्कि आलमिया के इम्तिहान में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरी थी, मदरसे में क्या बल्कि वफाक में मेरी 3rd पोजीशन थी, अगरचे उन्होंने अनाउंस नहीं की क्योंकि मैंने जल्दी वो उसको दे दिया था ना, प्राइवेटली दाखिला भेज दिया वक्त से पहले, तो प्राइवेट वालों के लिए वो पोजीशन अनाउंस नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल वो हो गया। फिर मैंने ये काम किया कि मदरसे में जो कुछ पढ़ा था ना उसको मैंने पढ़ाया भी उधर ही। हाँ उधर ही मदरसे में उसूल हदीस पढ़ाई, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाई, अकीदा पढ़ाया, मतलब तहाविया पढ़ाया, वास्तिया पढ़ाया, मिन अतिया बिल मिनाह पढ़ाई, उसूल फ़िक़्ह पे एक नज़र पढ़ाई, अल-वजीज़ पढ़ाई, ठीक है। इसी तरह से ये मिशकात भी पढ़ाई कायदा तौर पे, ये नहीं कि आपने उसकी वजह शुरू कर। वजह ये थी कि इससे पहले मदरसे में ये नहीं था कि किसी ने इस तरह से आके स्टडी की हो, सिलेक्टिव स्टडी कह लें। अच्छा, फिर मदरसे में ये भी था, एक तो पहले 4 साल उसको सानविया कहते थे, अगले 4 साल को कुलिया कहते थे। कुलिया में जाके तकसीम हो जाती थी, कुलिया कुरान और कुलिया शरिया। कुछ लोग कुलिया कुरान में चले जाते थे, कुरान कॉलेज में, कुछ कुलिया शरिया में, शरिया कॉलेज में चले जाते थे। मैंने दोनों किए। अच्छा, सिलेक्टिव। हाँ, सिलेक्टिव में भी मैंने दोनों की। मैं क्या करता था, मैं रात 11-12 बजे तक पढ़ता रहता था। जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं ना, उनको अंदाज़ा है कि हाफिज़ साहब आके किस तरह से मेहनत करते थे। मैं क्लास के बाद भी असातिज़ा को पकड़ लेता था। तो ये मारूफ क्लास फेलोज़ में कौन कौन शामिल थे? मारूफ तो हमारे माशाल्लाह जितने भी क्लास फेलो हैं सब माशाल्लाह काबिल हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। उसमें जैसे देखें कि जी ये डॉक्टर ताहिर इस्लाम अस्करी साहब हैं, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, PhD उनकी भी हो चुकी है। इसी तरह से जो है वो नईम रहमान नासिफ साहब हैं, ठीक है, वो पैगाम TV में हैं, प्रोड्यूसर हैं। और इसी तरह से आप कारी शफीकुर रहमान साहब को देखें, ये माशाल्लाह अपना इनका इदारा अल हिकमा के नाम से। अली अलकारी साहब हैं, वो भी वहाँ आप देखें कि वो जो बिलाल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो अली हाशमी साहब, हाँ जिनको आप कहते हैं। हाँ, अली हाशमी साहब। अब्दुल हनान साहब, अब्दुल हनान किलानी साहब हैं माशाल्लाह, वो भी तखस्सुस की क्लास पूरी जो है वो चला रहे हैं। तो माशाल्लाह इसी तरह जवाद जो हैं वो जवाद हैदर जो हैं वो माशाल्लाह से किसी कॉलेज में है और अपना उनका दावती सेटअप है। और भी जितने भी हैं, कारी अहसन साहब हैं, सही माशाल्लाह दावत तबलीग में बड़े मुतहरिक हैं। उनके साथ मिलके बल्कि हमने कोई दावती तबलीगी जमात भी बनाई थी, वो भी एक किस्सा है लंबा। अहले हदीसों में दावती तबलीगी जमात हमने, क्योंकि उनका भी तबलीग का मिजाज था, यानी कि ये वही पीछे से एक चलता आ रही लड़ी है। हाँ, उनका भी तबलीगी मिजाज था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया, सही, और बच्चों को ना, और हम फिर वहाँ रहमानिया में मोहल्ले में गश्त करते थे, अच्छा, लोगों को मस्जिद में लाने के लिए, हम भी अहले हदीस। फिर ये कारी हसन जो है ना, ये हम वहाँ भी गए अपना। उस वक़्त मीर मोहम्मदी साहब जो है वो हयात थे, उनका भी एक सेटअप था। हाँ, उनका तबलीग का मिजाज था। तो कारी हसन साहब और मैं उनके पास बड़ी देर बैठे रहे, इस तरह काम होगा, इस तरह होगा, क्योंकि हम तो तबलीगी जमात के पस मंज़र थे। हाँ जी। तो वो कहते थे यार अब मेरी ना उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग ये सब देख आए हो। तो कारी हसन ने ऐसे बहुत से लोग इकट्ठे किए हुए थे। अब तबलीगी जमात को काफ़ी, जो अहले हदीस की तबलीगी जमात है, ये गुजरांवाला का सेटअप है, इलियास साहब का जो है, मौलाना इलियास साहब का, उसके साथ भी उसका राब्ता है, बुंगा वाला जो सेटअप है उसके साथ भी राब्ता है। माशाल्लाह से वो सबको जमा करके ना एक बड़ा प्लेटफार्म बनाना चाहिए। तो मुझे याद है कि हम उस ज़माने तालिब इल्मी में जब हम रहमानिया में पढ़ते थे तो हम रायवंड जाते थे, तो रायवंड के ना वहाँ खड़े होके दुआएं करते थे, या अल्लाह यहाँ एक बड़ा मरकज़ जो है ना अहले हदीसों का, तबलीग का खड़ा कर दे। वहाँ मीटिंगें करना, लोगों को बुलाना रायवंड में, ये माशाल्लाह मुतहरिक दौर था वो, एक काफ़ी हमारा जो है ना तहरीकी, यानी कि तहरीक आपके अंदर जो पैदा हुई थी, हाँ, वो तहरीक जो है ना कहीं ना कहीं निकलती रही। वो अहले हदीस बन के भी ना निकलती रही कि अहले हदीसों में तबलीगी जमात खड़ी कर दे। जैसे हम मदरसे में पढ़ते थे ना, तो वो कोई होता था ना बंदे को, कभी तकवा जो है ना वो आ जाता था, कभी जिसके ऊपर तकवा गालिब आया उसने आकर ना यार कल से हमने जो है ना वो ऐसे तहज्जुद पढ़ा करनी है, तो हम उसको कहते थे इसके अंदर तकवा लोड हो गया। तो ये नहीं कि उन्होंने तहरीक लोड कर दिया आपके अंदर बिल्कुल से, और वो कहीं ना कहीं से उसकी किसी ना किसी शक्ल में निकल आती थी। फिर हमें दोस्त भी बहुत अच्छे मिले ना, बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। हाँ, एक और मेरे दोस्त हैं आफ्ताब मशहदी, वो जामा शरफिया में दोस्त थे। अच्छा, उस वक़्त ये था पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी ना, तो मुझे ये होता था कि यार ये जो यहाँ एकेडमी से पैसे कुछ मिल रहे हैं, इससे तो मेस और हॉस्टल का ख़र्चा पूरा होता है, तो ट्रांसपोर्ट का नहीं था। एक साल मैंने वहाँ मदरसे में लगाया था ना, लेकिन मैं वहाँ जामा शरफिया में रहा नहीं, सही रहता मैं यहाँ था, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब कर रहा था।
तो ये एकेडमी का माहौल भी मुझे ज़रा सूट करता था, पढ़े लिखे लोग आते थे। तो वो आफ्ताब मशहदी, उसके पास ना एक साइकिल खड़ी थी, तो मैंने कहा यार ये मुझे दे दो, उसने मुझे दे दी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो साइकिल वहाँ से गायब हो गई एक हफ़्ते बाद मदरसे में। उसने पक्की पक्की आपको दे दी कि इस्तेमाल करने के लिए लिया आप? उसने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी थी। तो मैं कुरान अकेडमी से जामिया अशरफिया जाता था साइकिल पे वापस आता था। ये कोई होगा मेरे ख्याल में 6-7 किलोमीटर तो आराम से होगा। हाँ जी। तो वो किसी ने उठा ली। तो खैर इस किस्म की भी, फिर खैर उसने इसको बिल्कुल नहीं माइंड किया। तो अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से। तो मुलाकात होती रहती है? हाँ, मुलाकात होती रहती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर वालों का क्या रवैया था फिर? देखिए घर वालों ने बाकायदा मदरसे में आना शुरू हो गए, एक वक्त तक उन्होंने रेजिस्टेंस की, लेकिन फिर उन्होंने देख लिया कि अब बस इसको समझाने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसको समझाने का फ़ायदा नहीं, अब ये जिस लाइन पे चल पड़ा है ना, तो अब इसको चलने दो। तो बहरहाल घर वालों का ओवरऑल ताउन ही रहा, मैं तो यही कहूँगा, ओवरऑल ताउन ही रहा उनका। अटैच रहे, यानी कि आप जाते आते रहे? हाँ बिल्कुल, जाते आते रहा, बिल्कुल अटैच रहे। बस ये कि समझाना होता था ज़रूर, समझाना तो देखे ना, हमारे जो तंजीम के भी साथी थे वो भी समझाते थे, आप साहब माशी तौर पे मजबूत ना होना तो कोई फ़ायदा नहीं, आप पहले अपने आप को ये सेटल डाउन करें, कुछ जॉब वाब करें, कोई मुलाजमत करें, फिर उसके बाद दीन मीन का काम कर लीजिएगा, ये पढ़ाई छोड़ें, ये वो। इस किस्म की बातें जो है ना घर वाले भी करते थे और वो दूसरे भी करते थे कि आप अब इस तरफ आएँ। सही। अब आपकी ये एज पढ़ने की नहीं है। अब देखिए ना, उस वक्त एज ज़ाहिर बात है कि 79 की मेरी पैदाइश है, तो 99 में अगर मैं यहाँ पे आया तो 20 साल की उम्र में मैं आया, बिल्कुल 19-20 साल की उम्र में, तो दीन की तरफ आया बाकायदा। तो उसके बाद फिर आपके पास कितना टाइम होता है, यही आपका 20 से 25 साल की उम्र में आपका शादी का वक्त होता है, पीक टाइम तो यही होता है। पीक टाइम यही होता है। तो फिर इसके बाद दोबारा तंजीम के साथ अटैच हुए जाके जामिया रहमानिया से फारिग हो गए? जामिया रहमानिया से जब मैं फ़ारिग हो गया और फिर यहाँ मैंने तदरीस वगैरह भी की तो पार्ट टाइम, फिर 2004 में, दिसंबर 2004 में ऐसा हुआ कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर इन्होंने खोला कुरान अकेडमी वालों ने। तो डॉक्टर साहब के बेटे आतिफ़ वहीद साहब माशाल्लाह बहुत नाइस आदमी है, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा आप आएँ यहाँ पे। तो वहाँ रिसर्च सेंटर में मैं उनके साथ वाबस्ता हो गया, तो वहाँ रिसर्च भी करता था। डॉक्टर साहब के यहाँ से मजल्ले निकलते थे, मीसाक, हिकमत कुरान, उनमें आर्टिकल लिखता था, उसी से मेरी तरबियत हुई लिखने की। असल में मैंने लिखना वहाँ पे सीखा। अच्छा, उस यानी कि इधर आके दोबारा से 2004 में मैं आया। उससे पहले ये मुहद्दिस भी तो निकलता था ना? मुहद्दिस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। काफ़ी रसायल निकलते थे उन दिनों में, काफ़ी रसायल निकलते थे। तो वहाँ मैंने प्रैक्टिस की, क्योंकि अब वो 8 घंटे की जॉब थी एज अ रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, तो दिसंबर 2004 में मुझे जॉब मिली और उसी महीने मैंने शादी कर ली। उसी महीने? हाँ, उसी महीने में शादी। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे घर वालों ने अगरचे मना किया, बड़े भाई ने समझाया भी थोड़ा स्टेबल हो जाओ, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैंने करनी है, मेरी उम्र 25 साल होगी, इससे ज़्यादा मैंने लेट नहीं करनी। अच्छा। तो उसी महीने मेरी शादी हुई। और मुझे याद है कि मैं सुबह जो है ना वो मदरसे में पढ़ाता था, तो मदरसे से मुझे तनख्वाह मिलती थी 2750 रुपये, 2750। ये 2700 रुपये जो है वो हमारा घर का रेंट होता था। टाउनशिप में हमने मकान एक किराए पे लिया था। अच्छा। माड़ा मोटा सा था, तो 2700 उसका रेंट में चला जाता था। तो ये सुबह मदरसे में मैं कोई 2.5 घंटे 2-3 क्लासें लेता था। फिर रहमानिया में फिर उसके बाद मैं कुरान अकेडमी में चला जाता था। तो कुरान अकेडमी में मेरी कोई जो शुरू में पे थी वो थी 6200, उससे हमारा जो है वो घर का सर्कल चलता था। और मेरे पास साइकिल होती थी, साइकिल पे मैं आता जाता था, या घर वालों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर ली। फिर बाद में अल्लाह ने वसअत दी, कुरान अकेडमी में 6 माह तक इतनी तनख्वाह रही, मतलब अल्लाह ने ज़्यादा आजमाइश में नहीं रखा। फिर अचानक वहाँ तनख्वाह बढ़ गई, 13,000 हो गई, डबल। हाँ, डबल हो गई, अचानक डबल हो गई। तो घर वाले भी बड़े खुश हुए। तो उस वक़्त यही बहुत बड़ी खुशी होती थी। लेकिन बड़े बड़े हादसात होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, ये 6200, खैर ये तनख्वाह एक दिन मैं लेके निकला कुरान अकेडमी से, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी तो वो 16 सीटर वैन, उसमें मैं बैठा। और आप कह लें कि ज़्यादा फासला नहीं था घर का, लेकिन जब मैं घर के लिए वहाँ से उतरा और घर की तरफ आ रहा था पैदल, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। कटी हुई थी या खाली थी? खाली थी, 6200 भी गायब था। तो खैर मुश्किलात आई हैं, ऐसा नहीं है। शुरू में अल्लाह ने, जैसे कहते हैं ना, खूब झंझोड़ा है,
चेक किया। हाँ हिला मारा है, लेकिन अल्लाह ने फिर मदद भी बड़ी की। वो जो आता है ना कि हदीस में कि अल्लाह ताला फिर 10 गुना देता है, और वाक़तन मुझे वो 6,000 के बदले में 60,000 मिले। मैंने तो ये देखा है। कितनी देर बाद? कोई तकरीबन 2-4 महीनों बाद। 2-4 महीनों बाद? हाँ। अल्लाह अकबर। किधर से? बस अल्लाह ने उसका कोई इंतज़ाम कर दिया। अच्छा। हाँ, और ये हो जाता। बिल्कुल, ये तो हकीकत बात है, प्रैक्टिकल है ये तो चीज़। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब से तंजीम में तो चले गए, तो एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे तो आपका ज़ाती बड़ा लगाव था, तो वो फिर? हाँ, डॉक्टर साहब से तंजीम में मैं तकरीबन वहाँ रिसर्च सेंटर में रहा कोई 8 साल। तो 8 साल में मैं एक तो तदरीस करता था, 1 साल कोर्स था इनके यहाँ, 1 ईयर कोर्स जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए था। उसमें इंजीनियर्स और इसी तरह प्रोफेसर्स और कुछ फ़ौज के रिटायर्ड हजरात, इस तरह के लोग आते थे, जिनको हम 1 साल में अरबी ग्रामर, बेसिक अरबी ग्रामर पढ़ाते थे, कोई हदीस का पोर्शन, कोई कुरान का तर्जमा पढ़ा दिया, तजवीद पढ़ा दी, सीरत पढ़ा दी, ये तो। और दूसरा ये रिसर्च का काम करता था। तो डॉक्टर साहब के साथ इस दौरान में ताल्लुक़ रहा, क्योंकि वो रिसर्च सेंटर के नीचे डॉक्टर साहब का ऑफ़िस भी था, साथ ही डॉक्टर साहब का कुरान अकेडमी में घर भी था। तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़ रहा। डॉक्टर साहब कभी कभार क्लास में भी आ जाते थे, उनसे सवाल जवाब भी हो जाते थे, कभी उनके पास आना जाना भी लगा रहता था। तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वैसे तो सारी असातिज़ा, ज़ाहिर बात है, वो अपने किसी शागिर्द को बनाने में बहुत किरदार अदा करते हैं, लेकिन 3 लोगों का किरदार बहुत अहम है मेरी ज़िंदगी में। एक जो हमारे ससुर हैं मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब, उनका बहुत अहम किरदार है। ख़ास तौर पे इल्म के साथ एक जो गहरी वबस्तगी है ना, हाँ जी, वो उन्होंने पैदा की किताब व सुन्नत के साथ। किताब व सुन्नत का सिर्फ मुतालिया नहीं, गहरा मुतालिया, फ़क़ाहत, उनमें फ़क़ाहत बड़ी है, गहराई बड़ी है, नुक्ता रसी बड़ी है। ये चीज़ मैंने उनसे बड़ी सीखी। और दूसरा जो तहरीक है ना, ये मुझे डॉक्टर साहब से बड़ी मिली। तहरीकी है, वो जो आप कह रहे हैं कि बस कुछ करते रहो जाओ, बस और कुछ ना मिले तो छेड़खानी कुछ। तो ये बंदा जो है ना, ये तहरीक है मेरे अंदर है, ये बस उनकी वो सोबत से आ गई। अच्छा, ये जो तहरीक थी वो डायरेक्शन बड़ी अहम होती है? हाँ, डायरेक्शन ये साथ देते रहते थे, डिस्कस होती रहती थी? हाँ, डायरेक्शन होती रहती थी, क्योंकि देखिए ना वो बड़ी तहरीक थी। डॉक्टर साहब के यहाँ गोल्स भी थे, सारा कुछ मुतय्यन था। सही है। ठीक है, उस तहरीक का मतलब खिलाफत और ये और वो, उनके यहाँ पूरा एक तरबीती निज़ाम था। ठीक है, उसके मुताबिक वो चल रहा था, जो उनका अपना निज़ाम है। सही है। तीसरा अहमद जावेद साहब, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो वो भी देवबंद के मकतब फ़िक्र से, स्कूल ऑफ थाट से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, डॉक्टर साहब का आपको मैं कुछ वाक़या सुना दूँ। वहाँ जब मैं हॉस्टल में रहता था, ये जो मैंने अभी बात आपको बताई, जब बाकायदा जापनी कर रहा था, शादी से पहले की बात है, तो वहाँ जो है ना वो, अब डॉक्टर साहब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कमरा था, जो मैंने क्यूबिकल रूम था। एज अ टीचर मैंने लिया हुआ था, पार्ट टाइम टीचर, या असिस्ट कर रहा था अपने असातिज़ा को। तो डॉक्टर साहब वहाँ से, मुझे याद है कि एक मरतबा गुज़रे और उन्होंने देखा कि फ़जर की नमाज़ का वक्त है और मैं सोया हुआ हूँ। तो डॉक्टर साहब ने इतने ज़ोर से कहा, उठ जाओ, फजर की नमाज़ का वक्त है। मैं डर गया और ऐसे दौड़ा। एक बात मैंने देखी, डॉक्टर साहब फजर में पहले पहुँचे होते थे, सबसे पहले पहुँचे होते थे। और डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में अगर आप कहें ना, 2 चीज़ें मैंने बहुत, वैसे तो खूबियाँ खामियाँ हर जगह मौजूद होती हैं, 2 चीज़ें ना मैंने बहुत, एक तो सच्चे और खरे इंसान थे, बहुत सच्चे खरे, बिल्कुल सीधे, टू द पॉइंट। कोई अगर उनसे पूछ लेता ना, आपसे ये गलती हुई है, मेरे जैसा तो शायद कोई तावील कर ले, ठीक है, तो हाँ भाई हुई है, बस अल्लाह से माफ़ी मांग ले। इतने सच्चे आदमी थे, इतने सच्चे आदमी थे। और दूसरा, वक्त के बहुत पाबंद थे, मुस्तकिल मिजाज, मतलब किसी जगह दरस है, ये टाइम है, उससे पहले डॉक्टर साहब बैठे होंगे। हमारे यहाँ जैसे है ना कि जी मालूम है कि जी ये फंक्शन है तो घंटा लेट ही जाना है, या मौलवी साहब ने 2 घंटे बाद ही आना है, ऐसा नहीं था। डॉक्टर साहब पाबंद थे और उनके साथ जो रहने वाले थे वो भी पाबंद हो जाते थे। तो रेगुलरिटी, इसी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से उन्होंने काम कर लिया। फिर सादा रहन सहन था, ठीक है, उनके घर में भी, मतलब मैं अभी कहूँ कि हमारे घर का रहन सहन उनसे अच्छा है, जिस लेवल पे वो। बल्कि मुझे याद है एक मरतबा हमने सवाल किया डॉक्टर साहब से, आपका गुजारा कैसे होता है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, भाई बात यह है कि मेरे 4 बेटे हैं, तो हर बेटा जो है ना, ये मैं कोई उसी क्लास की बात कर रहा हूँ, जब हम पढ़ रहे थे 1 ईयर कोर्स की, 2000 की बात कर, तो हर बेटा जो है वो मुझे 1-1 हज़ार देते हैं। तो इस तरह से हमारा, मतलब मियाँ बीवी हैं, हमारा गुजारा जो है वो चल जाता है। तो उन्होंने दीन से कुछ कमाया, सादा लोग थे।
बस ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, एक और वाक़या आपको बताऊँ कि मैं पीएचडी का थीसिस लिख रहा था। मेरा थीसिस जो है वो इज्तिहाद पे था, कलेक्टिव इज्तिहाद, इज्तिमाई इज्तिहाद उसको कहते हैं। ये है कि जी लजना जैसे कमेटी उलमा की मिल के इज्तिहाद करती है। इज्तिहाद पे अल्लामा इकबाल ने भी लिखा, उनका तस्वुर इज्तिहाद था कि पार्लियामेंट इज्तिहाद करेगी। उनकी ये जो खुद अल्लामा इकबाल की किताब है ना, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट, तो डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था इज्तिहाद का उसको बहुत बयान करते थे, एलेबोरेट करते थे कि अल्लामा का ये नुक्ता नज़र था, ये था, ये था। तो जब मैंने लिखा तो मैंने अल्लामा इकबाल को स्टडी किया, डॉक्टर साहब को स्टडी किया, तो मैंने लिखा कि डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं आई कि अल्लामा इकबाल का क्या नुक्ता नज़र था। ये मैंने लिख दिया अपने पीएचडी की थीसिस में। फिर मैंने सोचा कि यार डॉक्टर साहब नीचे ही बैठे होते हैं, तो मैं क्यों ना उनको दिखा लूँ कि वो ये बात कि मैं ये मेरा पीएचडी का थीसिस है, मैंने सबमिट करवाना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ जॉब करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, और मैंने ये लिख दिया, डॉक्टर इसरार को समझ ही नहीं आई। वो जैसे हमारा एक अंदाज़ होता है ना, हाँ जी, ये अहल हदीसों से इंसान मुतासिर होता है। अहल हदीसों से मेरे यहाँ कुछ चीज़ें आई हैं अगर तबलीगी वालों से आई हैं तो इनसे भी आई हैं। मुझे याद है मैंने इनकी मिठाई बंद करवा दी थी अहल हदीसों की। कैसे? इसलिए कि ये हर बात पे कहते थे दलील दलील। तो मैं ये बात कर रहा हूँ एफएससी की, जब वो अपने गांव में था। मैं जो है ना वो तरावी में जैसे हमारे यहाँ होता है कि मुसल्ला सुनाते हैं, तो अब हर जगह रवाज था कि मिठाई बांटते थे। जिस दिन ख़त्म कुरान होता था 27 को 29 को, तो इनके यहाँ भी ख़त्म कुरान होता था, ये मिठाई बांटते थे। तो मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि मिठाई बांटना कौन सी हदीस में है। हम उस वक़्त इसी किस्म का अंदाज़ होता था। अब किसी को वो मिठाई वाली जो है वो रवायती ना मिली। जब रवायत ना मिली तो मैंने तो कह दिया कि ये तो बिदअत है। अब वो आगे से बोल ही ना सकें। तो वो ऐसा हुआ कि जी वो पहला साल था, मुझे याद है, कि जब मिठाई नहीं बटी। खैर वो सख्ती थी एक, अभी मैं सोचूं तो वो एक सख्ती थी, और वो मैंने जेन्युइनली की। जब मुझे कहते थे हदीस पे अमल, तो मैंने सोचा यार नेक नीयति पे मुश्तमिल नेक नियति पे थी। तो मैंने कहा ये भी हदीसों में नहीं है, फिर ये बिदअतें तुम क्यों कर रहे हो। तो वो एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही जो आप बात कर रहे थे कि वो भी मेरे अंदर चीज़ें आ गई थी। अभी वैसे आपका क्या मौका? नहीं खैर कोई हरज नहीं है मिठाई बांटने आप खा सकते हैं। आप खा सकते हैं। उस वक्त ये लोग इतनी सख्ती करते थे, ये जो मुकामी लोग थे, ये कहते थे कि जब हम नमाज ईद पढ़ लेते थे ना, तो आपस में गले नहीं मिलना, ये बिदअत है, ये सुन्नत से साबित नहीं। में अब्दुल माजिद सलफी साहब के वालिद साहब भी वो बहुत सख्ती से मना करते थे। हाँ, तो हाथ नहीं मिलाना ये बिदअत है, ठीक है। तो ईद के बाद गले मिलना कहाँ से साबित है। तो फिर मैंने भी ऐसी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, उसमें फिर ये भी था, कुछ लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि जी ये 27 दिन जो है वो तरावी पढ़ना, ये कहाँ से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 दिन पढ़ी, फिर कुछ ने तरावी के लिए आना बंद कर दिया, वो ज़्यादा ही अहल हदीस हो गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जी नहीं, तरावी जो है ना, हज़रत उमर ने कहा था कि आखिर रात में पढ़ना अफजल है, तो असल तो उनका वक़्त वो है, ये तो सारी बिदअत हो रही है जो आप अव्वल रात में पढ़ रहे हैं। इस तरह के बहुत से वो ग्रोह, और आपस में जो है हर बंदे ने अपना एक मसलक बना लिया था, वो कोई यूनिटी नहीं रह गई थी। तो इसकी बड़ी कहने का मकसद है कि ज़रूरत है। तो ये एक जो है ना, आप कह लें कि एक सख्ती आ गई थी। तो वो मैं डॉक्टर साहब का वाक़या बयान कर रहा था। मैंने ऐसा किया कि मेरे पास और तो कुछ नहीं था, कच्ची पेंसिल पड़ी थी, लेड पेंसिल, तो मैंने उससे उसके ऊपर अच्छा खासा पेंसिल फेर दी कि डॉक्टर साहब ये ना पढ़ें ये जुमला कि जी डॉक्टर सरार को तो समझ ही नहीं आई। तो मैं ले गया डॉक्टर साहब के पास, तो मैंने उनसे ज़ुबानी बात कर ली कि जी इस तरह से आपने अल्लामा इकबाल के नज़रिया इज्तिहाद पे गुफ्तगू की है, तो मेरा भी पीएचडी का थीसिस है नज़रिया इज्तिहाद पे, तो मुझे लगता है कि जो है ना आपकी जो बात है ना, आपको उसको ज़रा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा थीसिस रख जाओ। फिर 2 दिन बाद मुझे बुलाया। मुझे ये था कि शायद डांटेंगे, लेकिन मैं गया तो कहते हैं बात ये कि ये तुमने अल्फाज काटे क्यों हैं, इसको बाकी रखो और ये लिखो इसी तरह से कि डॉक्टर इसरार को ये बात समझ ही नहीं आई। लिखो, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि तुम्हारा पीएचडी का थीसिस था, तुमने ज़्यादा मेहनत कर ली और अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया। तो मैंने तो बस सरसरी से उसको पढ़ा था एक वक्त में अल्लामा को, तो मैंने उतनी मेहनत से नहीं पढ़ा। तुम्हारी बात ठीक है, मुझे समझ में आती है। तो अब मैं इंशाल्लाह इस पर एक आर्टिकल भी लिखूँगा और अपने मौक़िफ़ से रुजू करूँगा। फिर मौक़िफ़ से रुजू करने के हवाले से कोई आर्टिकल तो नहीं, इतनी उनको मोहलत नहीं मिली, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। लेकिन मुझे याद है कि उसके बाद एक शूरा हुई थी, उस शूरा में मैं भी मौजूद था,
शूरा के और भी जो भी 40-50 मेंबरान होते हैं, तंजीम की शूरा का मैं मेंबर रहा। तो वो उसमें डॉक्टर साहब ने फिर इस बात का कहा कि जी ये हाफिज़ ज़ुबैर ने आके मेरी एक तस्दीक की है, तो आप लोगों को मैं गवाह बनाता हूँ। एक तो इस पे गवाह बनाया कि मैंने इसकी तस्दीक करनी है, ये मेरा मौक़िफ़ मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से गलत बयान करता रहा, अब ये जो कह रहा है ये ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब ने उसी मजलिस में कहा था कि मैं आइंदा से ये सोच रहा हूँ कि एक मजलिस की 3 तलाक़ों को मैं अब ये फतवा दिया करूँगा, ये राय का इज़हार किया करूँगा कि वो एक ही होती हैं। ये उसी मजलिस में कह रही उसी मजलिस में कहा था। इस पे भी वो सारे गवाह, इस पे उन्होंने कहा था कि तुम लोग गवाह रहना। तो बहरहाल वो मतलब ऐसे थे कि उनको बात समझ में आ जाती ना डॉक्टर साहब को, तो वो रुजू कर लेते थे। यानी जिसे हम कहते हैं ना कि जी कोई हट धर्म, कोई ज़िद्दी शख्सियत, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मसलक के हवाले से आपने कुछ उधर काम किया फिर, क्योंकि उनका भी झुकाव जैसे कहते हैं कि जी वो रफ़ादान करते थे। अपने बारे में 2 चीज़ें कहते थे। एक तो कहते थे कि मैं मुक़ल्लिद नहीं, नीम मुक़ल्लिद हूँ। अच्छा, नीम मुक़ल्लिद का मतलब वो ये लेते थे, वो कहते थे कि इबादात में मुझे अहल हदीस का तरीका अच्छा लगता है और मैं इबादात में अहल हदीस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और मामलात में मुझे जो है ना वो अहनाफ का तरीका अच्छा लगता है, सही, तो उसमें मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये उन्होंने मोटी मोटी तकसीम की हुई थी। तो अब जैसे देखें वितर में जो है वो हाथ उठा के दुआ कर लेना उनके आम था। जब वो वितर वगैरह पढ़ाते थे तो आपको उनकी वीडियोस मिल जाती हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। तो उनके यहाँ ऐसा नहीं था, सख्ती नहीं थी इस हवाले से ना, बहुत नरमी थी। तो इन मामलात में वो सख्ती करते भी नहीं थे। मैंने आके वहाँ पे जो एक कंट्रीब्यूशन आप कह लें, चूँकि काफ़ी जो वहाँ पे तंजीम में भी जो लोग हैं वो अहल हदीस हैं, और फिर वहाँ पढ़ने के लिए जो 1 साल कोर्स में भी आते थे अहल हदीस होते थे। तो पहले जो है वो फ़िक़्ह हनफ़ी पढ़ाई जाती थी सिर्फ़। तो उसमें मैंने कहा कि चूँकि हमारी ऑडियंस जो है क्लास में जो लोग हैं वो अहल हदीस भी हैं, तो हमें कंपैरेटिव फ़िक़्ह पढ़ानी चाहिए, फ़िक़्हुल मुक़ारन जिसे कहते हैं। तो फिर सैयद साबिक़ की किताब है फ़िक़्हुस सुन्ना, वो भी चूँकि तहरीकी थे और इख़वान का एक बैकग्राउंड था, तो उसकी एक एक्सेप्टेंस भी थी। तो मैं जब तक फिर वहाँ रहा और मैंने फ़िक़्ह पढ़ाई तो फिर मैं कंपैरेटिव फ़िक़्ह पढ़ाता था। अच्छा, हाँ, तो उसमें यह है कि उसका एक अच्छा असर था। जैसे मौलाना आप कह लें कि अब्दुल गफ़ार हसन साहब को आप देखें, हाँ जी, मौलाना जो है ना वो सोहेब हसन साहब और उनके बेटों ने उनके ऊपर काम भी किया है, माशाल्लाह किताब भी लिखी है। उस किताब का अगर आप मुताला करें, वो जमात इस्लामी में रहे, मौलाना मदूदी के करीबी साथियों में से थे। तो वो बताते हैं, लिखते हैं कि हमने वहाँ जमात में बड़ा काम किया। मतलब ये नहीं था कि जी जमात ने हमें मुतासिर किया, हमने भी जमात को मुतासिर किया। सही है, 2 तरफ़ा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है।